हेलो स्टूडेंट्स, रुजरेखीय पथ पर गति में जो सवाल चल रहे थे उसमें अगला सवाल है कि किसी प्रक्षेपण बिंदु से जो कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, एक वस्तु किसी नियत वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो 9 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराती है। यदि उसी वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकी जाती है तो वो 4 सेकंड के बाद पृथ्वी से टकराती है। यदि वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु से मुक्त रूप से छोड़ा जाए तो कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी। तो ये मान लेते हैं प्रक्षेपण बिंदु है, ठीक है, जो कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है। तो ये जो प्रक्षेपण बिंदु है वो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद कह रहा है एक वस्तु किसी नियत वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ऐसे मान लेते हैं ऊपर की ओर ऐसे फेंकी जाती है तो इस प्रकार से ये नीचे आकर गिरेगी और ये वेग मान लेते हैं u है। तो वो 9 सेकंड के बाद पृथ्वी से टकराती है। तो 9 सेकंड के पश्चात पृथ्वी से वो टकराती है। इसको समय लगता है पृथ्वी टकराने में 9 सेकंड के बाद। तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा, जो विस्थापन होगा वो ऊंचाई h के बराबर होगा। तो लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से h इक्वल ये u जो वेग होगा ये माइनस का होगा, ठीक है, नीचे की ओर जो दिशा ली गई रही है तो हो जाएगा माइनस का ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, या h बराबर आ जाएगा माइनस का t के स्थान पर रख देंगे 9 तो माइनस का 9u प्लस का 1/2 g और t का मान रख देते हैं 9 और 9 का वर्ग हो गया 81। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसके बाद कह रहा है यदि उसी वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकी जाती है तो 4 सेकंड के बाद पृथ्वी टकराती है। यदि इसी स्थान से नीचे की ओर ऐसी वस्तु फेंक दी जाए तो उसको 4 सेकंड का समय लगता है। तो ऊंचाई वो भी h ही हो जाएगी। तो h इक्वल हो जाएगा उसी वेग से फेंकी जा रही है तो वेग भी u है तो ut, t का मान दिया हुआ है 4 सेकेंड प्लस 1/2 g और t का मान है 4 तो 4 का वर्ग 16। तो h बराबर आ गया ये 4u प्लस 8g। ये हो गया समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, h से h कैंसिल हो जाएगा तो इधर बच जाएगा। यह लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से, या तो ऐसा करते हैं कि इसमें 4 का गुणा करा लेते हैं, इसमें 9 का गुणा करा लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 का गुणा तथा समीकरण 2 में 9 का गुणा करने पर, 9 का गुणा करने पर। तो इसमें 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4h इक्वल माइनस का 36u प्लस 4 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 दूना 4 तो 2 बार जाएगा तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162 g हो जाएगा। इसमें 9 का गुणा करेंगे इस समीकरण में तो हो जाएगा 9h इक्वल 9 चौको 36u प्लस 9 अट्ठे 72 g। ये समीकरण तीसरा हो गया, ये समीकरण चौथा हो गया। यहाँ से दोनों को जोड़ देते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 36u से 36u कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 4 13h इक्वल ये हो जाएंगे 2 2 4 7 6 13 और ये 1 और ये आ गया g। यहाँ से h इक्वल आ जाएगा 134/13 इंटू जी
7 6 13 1 1 2 हो जाएंगे, 234 आएगा ये। ठीक है, 13 के इसमें भाग दे देंगे तो h बराबर आ जाएगा 13 एकम 13, 8 10 बज गए, 4 बज गया, 13 अट्ठे 104, h बराबर आ गया 18G। इसके बाद सवाल में कह रहा है यदि वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु से मुक्त रूप से छोड़ा जाए तो कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी। तो प्रक्षेपण बिंदु से अब मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो मतलब प्रारंभिक वेग 0 है तो हो जाएगा h बराबर 1/2 GT², क्योंकि u का मान 0 है। तो h का मान आया 18G इक्वल 1/2 G, और T² का मान अब ज्ञात करना है तो G से G कैंसिल हो गया तो T² बराबर आ गया 18 दूनी 36, या T बराबर आ जाएगा 6 सेकेंड। कि यदि उस वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ा जाएगा या ऊंचाई से तो 6 सेकेंड के पश्चात पृथ्वी से टकराएगी। ठीक है, अगला सवाल है कि गैस से भरा एक गुब्बारा जिसके हैंगर में एक प्रशिक्षु सवार है 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान है। जब गुब्बारा 45 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उसी क्षण प्रशिक्षु गुब्बारे से बाहर कूद जाता है और कूदने के 3 सेकंड पश्चात अपना पैराशूट खोलता है, जिसके फलस्वरूप उसकी गति अवमंदित हो जाती है। यदि मंदन की प्रकृति एक समान तथा इसका परिमाण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो निम्न की गणना करें। पैराशूट खोलते समय प्रशिक्षु कितनी ऊंचाई पर था, इस क्षण वो गुब्बारे से कितनी दूर था, वो पृथ्वी पर किस वेग से पहुंचेगा और गुब्बारे से कूदने एवं पृथ्वी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ये सब ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक गुब्बारा है जो कि एक नियत वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रहा है तथा जब गुब्बारा पृथ्वी तल से 45 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो प्रशिक्षु गुब्बारे से कूद जाता है या हैंगर से कूद जाता है। तो ये मान लेते हैं एक गुब्बारा है और ये इसमें कोई हैंगर है जिसमें कोई प्रशिक्षु सवार है और ये पृथ्वी तल है। ये जो गुब्बारा है इसकी दिशा ऊपर की ओर है और इसका मान है, इसके वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड जो कि ऊपर की ओर गतिमान है। जब गुब्बारा पृथ्वी तल से 45 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो जो गुब्बारा है जब वो पृथ्वी तल से 45 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उसी क्षण प्रशिक्षु गुब्बारे से बाहर कूद जाता है। इस क्षण वो गुब्बारे से बाहर कूद जाता है तो कह रहा है कूदने के 3 सेकंड पश्चात अपना पैराशूट खोलता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप उसकी गति अवमंदित हो जाती है। यदि इसका परिमाण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो निम्न की गणना करें कि पैराशूट खोलते समय प्रशिक्षु पृथ्वी से किस ऊंचाई पर था। ठीक है, तो कूदने के यहाँ से कूदा ऐसे और 3 सेकेंड में मान लेते हैं उसने इतनी दूरी तय कर ली और यहाँ पर वो अपना पैराशूट खोलता है तो 3 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय की ये ज्ञात कर लेते हैं कि 3 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। लिखेंगे 3 सेकेंड में तय दूरी, प्रशिक्षु द्वारा तय दूरी, प्रशिक्षु द्वारा तय दूरी। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे H इक्वल माइनस का UT प्लस हाफ GT स्क्वायर या H इक्वल आ जाएगा माइनस U का मान दिया है 10, T का मान है 3 सेकेंड प्लस 1/2 G का मान 10 और T का मान 3 का वर्ग आ जाएगा 9।
तो एच बराबर आ जाएगा -30 प्लस का 45। तो ये आ गया, एच का मान आ गया 15 मीटर। तो ये जो प्रशिक्ष था ये गुब्बारे से वो 15 मीटर की दूरी पर था। ठीक है, अब कह रहा है कि वो पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर था। तो ये गुब्बारा जो उस समय था वो 45 मीटर की ऊंचाई था और उसने 3 सेकंड में 15 मीटर तय कर ली। तो ये बच जाएगी दूरी, जो बच जाएगी 45 माइनस 15, तो ये दूरी बच जाएगी 30 मीटर। ठीक है, पृथ्वी तल से जो दूरी आएगी वो 30 मीटर होगी। दूसरा है, इस क्षण वो गुब्बारे से कितनी दूर था। तो 3 सेकेंड में उसने 15 मीटर की दूरी तो तय कर ली और गुब्बारा भी ऊपर की ओर नियत वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रहा है। तो गुब्बारा लिखेंगे 3 सेकेंड में गुब्बारे द्वारा तय दूरी। तो गुब्बारे एक समान वेग से जा रहा है तो सीधे इसमें लगा देंगे, त्वरण 0 है। तो दूरी बराबर चाल गुणते समय, तो चाल का मान है 10 और समय 3 सेकेंड में, तो 30 मीटर। तो 30 मीटर दूर हो जाएगा इससे, तो 30 ये हो गई दूर हो जाएगा और 15 ये। तो उस समय वो गुब्बारे से दूरी हो जाएगी, गुब्बारे से 3 सेकेंड बाद गुब्बारे से प्रशिक्ष की दूरी ये हो जाएगी 30 प्लस 15 इक्वल 45 मीटर। ठीक है, इसके बाद अगला है वो पृथ्वी पर किस वेग से पहुंचेगा। पृथ्वी पर किस वेग से पहुंचेगा, तो पहले ये निकाल लेते हैं कि 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग कितना था। लिखेंगे 3 सेकेंड के पश्चात प्रशिक्षु का वेग, तो हो जाएगा, मान लेते हैं वेग है 3 सेकेंड पश्चात v डैश, तो ये बन जाएगा v डैश इक्वल u प्लस जी टी। तो v डैश का मान ज्ञात करना है, u का मान है -10 प्लस g का मान है 10 और t का मान है 3। तो यह आ जाएगा 30 में 10 गया, बच जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद यहाँ से त्वरण कार्य कर रहा है और वो है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, वो भी मंदन है। तो लिखेंगे पृथ्वी से टकराने का यदि वेग v हो तो लिखेंगे गति के तीसरे का समीकरण से v स्क्वायर इक्वल v डैश स्क्वायर माइनस का 2gh, या v स्क्वायर आ जाएगा, v डैश का मान है 20 का वर्ग हो जाएगा 400 माइनस 2 g के स्थान पर यहाँ पर a रखेंगे, त्वरण a कार्य कर रहा है और a का मान है -5 और h का मान है 30, या v स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 400 और माइनस के 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 300, यह आ जाएगा 100। v स्क्वायर बराबर 100, तो v बराबर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। डी नंबर है गुब्बारे से कूदने एवं पृथ्वी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। गुब्बारे से कूदने में, तो गुब्बारे से कूदने में जब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति हो रही थी तब वो 3 सेकेंड के पश्चात उसने पैराशूट खोला, तो त्वरण के अंतर्गत या पृथ्वी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा वो ज्ञात कर लेते हैं। तो हो जाएगा v डैश इक्वल v डैश माइनस AT। तो v का मान दिया हुआ है 10, v डैश का मान यहाँ कहीं निकला है 20, माइनस a का मान है 5 और t का मान ज्ञात करना है। तो 5t इक्वल आ जाएगा 20 माइनस 10, या 5t इक्वल आ जाएगा 10, या t इक्वल आ जाएगा 10/5 मतलब 2 सेकेंड। तो 3 सेकेंड यहाँ तक लगे, 2 सेकेंड यहाँ तक लगे, तो टोटल यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा। लिखेंगे टोटल समय t डैश इक्वल 3 + 2 = 5 सेकेंड। पृथ्वी तल पहुँचने में उसे 5 सेकेंड लगेंगे। 13 नंबर अगला है
प्रक्षेपण मिशन पर भेजा जाने वाला एक रॉकेट अपनी गति के प्रथम मिनट में जिसमें कि वो तरल ईंधन का प्रयोग करता है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर उठता है। इस समय मतलब 1 मिनट के बाद उसका ईंधन समाप्त हो जाता है, परंतु जड़त्व के कारण वो अब भी एक मुक्त पिंड की तरह गुरुत्व के अधीन उसी दिशा में कुछ देर के लिए गति करता रहता है। गणना कीजिए कि रॉकेट किस महत्तम ऊंचाई तक जाएगा तथा यह भी बताइए कि पृथ्वी तक गिरने में उसे कुल कितना समय लगेगा। ठीक, प्रक्षेपण मिशन पर भेजे जाने वाला एक रॉकेट है, ठीक है, और अपनी गति के प्रथम मिनट में वो ईंधन का प्रयोग करता है और वो 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर उठता है। तो ये मान लेते हैं पृथ्वी तल है, यहाँ से उठा और वो यहाँ तक गया, मान लेते हैं h ऊंचाई तक गया, ये h1 ऊंचाई तक गया और यहाँ वो त्वरण का प्रयोग करता है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, और जो समय यहाँ पर लग रहा है वो 1 मिनट है, मतलब 60 सेकेंड है। तो 60 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेगा, कितनी ऊंचाई तय कर लेगा वो ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे h1 इक्वल, यहाँ पर त्वरण से उड़ रहा है मतलब u बराबर 0 है, तो यहाँ पर h1 इक्वल लिखेंगे ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो सीधे लिखेंगे h1 इक्वल हाफ GT स्क्वायर या h1 इक्वल 1/2 जी के स्थान पर यहाँ त्वरण दिया हुआ है, त्वरण का मान है 20 और t का मान है 60 सेकेंड, तो 60 गुणुते 60, तो ये आ जाएगा h1 इक्वल आ जाएगा, ये 10 आ गया, 3600 में 10 का गुणा करेंगे 36,000 आ जाएगा, 36,000 मीटर। और 60 सेकेंड के पश्चात उसका वेग ज्ञात कर लेते हैं कि 60 सेकेंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो लिखेंगे 60 सेकेंड बाद रॉकेट का वेग, तो रॉकेट का वेग यहाँ पर मान लेते हैं ये v हो जाता है 60 सेकेंड के पश्चात, तो v इक्वल u प्लस AT, या v इक्वल u का मान 0 है प्लस a का मान दिया हुआ है 20 और t का मान दिया हुआ है 60, तो वेग आ गया 1200 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद यहाँ से वो इसका ईंधन समाप्त हो जाता है और उस जब ईंधन समाप्त हो जाएगा तो उसको में जो त्वरण कार्य कर रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। अब वो गुरुत्व के अधीन उसी दिशा में कुछ देर आगे के लिए बढ़ता रहेगा जब तक कि उसका अंतिम वेग 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कार्य करेगा त्वरण वो गुरुत्वीय त्वरण g कार्य करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस का 2gh, तो v डैश स्क्वायर इक्वल v स्क्वायर, और यहाँ पर ये इसके लिए प्रारंभिक वेग का कार्य करेगा माइनस का 2gh2, ये मान लेते हैं ऊंचाई है h2, तो v डैश का मान दिया हुआ है 0 इक्वल v स्क्वायर माइनस 2gh2, तो यहाँ से h2 इक्वल आ जाएगा v स्क्वायर अपान 2g, v का मान दिया है 1200 गुणुते 1200 बटे 2 गुणुते g का मान लेते हैं 10 है, तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, 2 छक्का 12, ये आ गया 60, 12 छंग 72, तो h2 का मान आ गया 72 और 3 जीरो 72,000 मीटर। तो कुल ऊंचाई कह रहा है उसने कुल कितनी तय की, यही इसमें कह रहा है कि गणना कीजिए कि रॉकेट किस महत्तम ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, तो टोटल ऊंचाई मान लेते हैं, यदि h है तो h बराबर लिख देंगे h1 प्लस h2, h1 का मान है 36,000 प्लस h2 का मान है 72,000, तो 3 जीरो ये हो गए, 6 2 8 और 7 3 10, या इसको लिख देंगे 1.08, 1 2 3 4 5 गुणते 10 की पावर 5 मीटर, ये आ जाए। इसी में पूछ रहा है तथा ये भी बताइए कि पृथ्वी तक गिरने में कुल कितना समय लगेगा। अब यहाँ तक पहुँच गया, अब जो पिंड होगा या रॉकेट होगा वो इसी दिशा में इस प्रकार से गिरने लगेगा। कह रहा है कितना समय लगेगा। ठीक है, टोटल गिरने में यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ये t1 का तो मान पता है कि जब वो 1200 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है तो 60 सेकेंड है।
यहाँ से यहाँ तक वो कितना समय लगता है ये T2 हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे V डैश इक्वल V माइनस जी T2, या V डैश का मान 0 है, V का मान है 1200 माइनस G का मान आया 10 और T2 का मान ज्ञात करना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, T2 बराबर आ जाएगा 120 सेकेंड। ठीक है, ये T2 का मान आ गया है 120 सेकेंड। अब यहाँ से जब उसका अंतिम एक शून्य हो गया तो वो मुक्त रूप से गिरेगा, तब उसकी ऊंचाई दी हुई है 1.08। अब लिखेंगे h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर से, हाफ जी, और ये समय मान लेते हैं T3 है। तो h का मान है 1.08 गुणते 10 की पावर 5 कल 1/2, जी का मान है 10 और T3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेंगे और T3 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2 8 16 और 2 एकम 2 गुणते 10 की पावर 4, ये आ गया। तो T3 इक्वल आ जाएगा √2.16 गुणते 10 की पावर 2। इसका रूट ले लेते हैं तो 2.16, तो 1 एकम 1, 1 1 ये 2 आया, ये 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 16 लिख लेंगे, ये जाएगा 2 पंचे 10, 5 25 5 10 2 12, 4 बार जाएगा। तो 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 1 9, ये 4 4 8 हो गया, ये 2 हो गया, 6 0 बचा, 9 में 11 में 9 गए, बचे 2, दशमलव लगाएंगे, डबल 0 बढ़ाएंगे तो बच जाएगा, अब ये जाएगा 9 8 72, 9 दूनी 18 7 25 हो जाएगा, 8 बार 8 8 64 और 8 दूनी 16 16 7 बार लगभग 1.47 आया। तो T3 बराबर आ गया 1.47 या लगभग 147। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो कुल समय टोटल इक्वल आ जाएगा T1 + T2 + T3, तो यह आया 60 प्लस 120 प्लस 1.47, जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 12 6 18 0 और 12 6 18 प्लस 1.47। सॉरी, इसमें 100 का गुणा भी है, ये वाला 100 का गुणा करेंगे तो 147 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 7 8 4 12 2 1 3 327 सेकेंड, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने ही सवाल लगते हैं, अगले नेक्स्ट दिन बताए जाएंगे। थैंक यू।